जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। आज का क्लास शुरू करने के पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन यह है कि मैंने एक साइंस के क्लास के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, जो यह है जो मैथ साई जोन के नाम से जो है यह चैनल बना हुआ है। इस पर आपको साइंस का वीडियो बहुत ही अच्छा ढंग से मिलेगा। भविष्य में इस पर मैथ का भी वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्लास 9th के लिए। इसके पहले हम लोगों ने 4.2 तक जो है एक्सरसाइज को कवर किया था और 4.3 में कुछ क्वेश्चन को हमने देखा था। तो उसके आगे जो है एक 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.3 का 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसको समझेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ये जो 2 आलेख दिया है, ठीक है, समझेंगे। यह आलेख और यह आलेख, ये 2 आलेख दिया है और यह एक समीकरण दिया है, ठीक है। यह जो समीकरण दिया है इस आलेख के लिए है और यह जो समीकरण इधर लिखे हैं हम इस आलेख के लिए है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस आलेख के लिए इस चारों समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है जो इस आलेख को संतुष्ट करेगा, और इस आलेख को संतुष्ट करने वाला इन चारों समीकरण में से कौन सा है। तो पीछे भी हम आपको, पिछली क्लासों में भी हम आपको बता चुके हैं कि यहां पर इस आलेख पर जितने भी बिंदुए हैं, आलेख पर जो भी बिंदुए हैं उसको हम समीकरण में रखेंगे। यदि वह समीकरण को संतुष्ट, जिस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही समीकरण उस आलेख का समीकरण होगा। तो सबसे पहले यहां आप देख लीजिए, यह जो आलेख है इस आलेख पर कितने बिंदुए हैं। तो यह आलेख जो है एक -1 और 1 से होकर गुजर रहा है, 0 0 से होकर गुजर रहा है और 1 और -1 से होकर गुजर रहा है। यानी 3 बिंदुओं से होकर के आलेख गुजर रहा है। तो किसी भी एक बिंदु को जो है हम इन चारों समीकरण में बारी बारी से रखेंगे और बारी बारी से रखने पर जो है जो समीकरण संतुष्ट होगा वही समीकरण का यह आलेख होगा। तो चलिए हम रख कर देखते हैं। सबसे इजी है, आप 0 0 रख ले या तीनों बिंदु में से आप किसी भी बिंदु को रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसको रख कर देखते हैं, -1 और 1 को। तो यहाँ आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि यह पहला मान -1 जो है वह x का होता है और सेकेंड जो है वह y का मान होता है, ठीक है। इसमें हम लोग रखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, -1 और 1 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जो -1 और 1 को इस समीकरण 1 में रखते हैं हम, तो देखिए x का मान -1 है, समीकरण 1 हमारा यही है y बराबर x। तो इसमें यदि हम रखें y का मान x का मान -1 है और y का मान 1 है, तो x की जगह पर हम -1 रख देते हैं और y का मान 1 है, y की जगह पर 1 रखिए। तो देखिए क्या दोनों बराबर आ रहा है, LHS 1 और RHS -1। यहाँ जो है LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए यह जो समीकरण है इस आलेख का समीकरण नहीं है। यह समीकरण इस आलेख को संतुष्ट नहीं करेगा। हमें यही बताना है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प का सही समीकरण का चयन करना है। तो यह जो समीकरण है इस आलेख के लिए सही नहीं है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो सही नहीं है, ठीक है।
इसी प्रकार से एक बार इसको हम लोग समीकरण दूसरा में रखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पुश करके। इसी तरह से हम एक बार समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए x का मान -1 है तो यहाँ हम -1 रखेंगे, प्लस y का मान 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, बराबर 0 है तो 0। अब भाई -1 और +1 का क्रिया होगा तो यह क्या हो जाएगा 0, और इधर भी क्या है 0, इसलिए LHS बराबर RHS हो गया। अब इसको हमने समीकरण 2 में रखा तो LHS और RHS बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि यह जो है यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस आलेख का सही समीकरण हमारा 2 है। यहाँ पर लिख देंगे कि लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे, यह जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग अपना ठीक से लिखिएगा। यहाँ पर LHS और RHS बराबर है तो यहाँ लिख देंगे अतः अभीष्ट आलेख। अभीष्ट आलेख मतलब कि यह जो दिया है आलेख, यह अभीष्ट आलेख का सही समीकरण 2 नंबर है। जो 2 नंबर है यह सही समीकरण है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको इस समीकरण में रख कर जांच सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। y का मान 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, और x का मान -1 है तो यहाँ -1 रखेंगे तो 2 में गुना होगा तो -2 हो जाएगा। तो 1 - 2 के बराबर तो नहीं होगा, तो ये भी समीकरण इसका सही नहीं है। इसी प्रकार इस मान को हम इसमें लाकर रखेंगे, 4 नंबर में रखेंगे। यदि बराबर आ गया तो ये भी सही समीकरण है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां भी यह क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से करना है। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहां जो आलेख है, यहां आलेख पर जो है 3 बिंदु हैं, यह है और यह है, ठीक है। तो यहां पर 3 बिंदुएं हैं, तो ये किसी भी बिंदु को आप इसमें लाकर रखेंगे, ठीक है। कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम यही बिंदु ले लेते हैं 0, 2, सिंपल है। इसी को लेकर के इसमें रख कर देखिए, ठीक है। 0, 2 को समीकरण एक बार 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है y बराबर x प्लस 2, यही ना समीकरण 1 है यह। तो इसमें इस मान को रखेंगे। अब देखिए x का मान 0 है और y का मान 2 है। पहला मान जो होता है x का होता है, फिर उसके बाद जो मान होता है y का होता है। तो x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो उसके जगह पर रखिए। y का मान 2 है तो y की जगह पर 2 रखेंगे, और x का मान 0 है तो x की जगह पर 0 रखेंगे, और जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। अब यह 2 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, इसलिए LHS बराबर RHS हो गया। अतः जो है इस आलेख के लिए सही समीकरण क्या है, यही है। क्योंकि दोनों बराबर आ गया तो सही समीकरण है। अतः अभीष्ट आलेख के लिए, अभीष्ट आलेख मतलब कि यही आलेख जो दिया हुआ है, अभीष्ट आलेख के लिए सही समीकरण यह हम लोग का y बराबर x प्लस 2 है। इसका नंबर कितना है, 1 नंबर। सही समीकरण 1 है। या 1 के जगह पर आप समीकरण को भी लिख सकते हैं या नंबर भी दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम समीकरण 2 में रखकर एक बार चेक करेंगे, 3 में रखकर चेक करेंगे, 4 में रखकर चेक करेंगे। इसी प्रकार से बारी बारी से रखेंगे और देख लेंगे कि कौन सा समीकरण इस आलेख के लिए सही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए यह बाकी को भी आप चेक कीजिएगा, यह आपके होमवर्क के लिए है। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं।
तो 6 नंबर यह प्रश्न है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है। ठीक है, एक काम तो यह करना है। इसके बाद एक दूसरा काम है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, 2 नंबर है, 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। जो हम लोग आलेख खींचेंगे इसका, उसी के द्वारा जो है हमें इन दोनों के लिए जो है कार्य बताना है। तो यह इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक अचर बल द्वारा, तो अचर का मतलब होता है कि एक निश्चित बल जो न बदले, अचर जो नहीं बदलता है उस बल द्वारा, मतलब एक समान बल लगेगा किसी वस्तु पर, कोई पिंड पर जो है एक समान बल लगेगा, तो जो कार्य होगा, ठीक है, तो तय की गई दूरी के समानुपाती होता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं कि कार्य जो होगा, एक फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। विस्थापन को दूरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से यदि बनाना हो तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेंगे, माना कि यहां पर 2 राशि है, एक राशि है कार्य और एक राशि है तय की गई दूरी। तो कार्य को हम लोग मान लेंगे x और दूरी को y। मान लेते हैं कि कार्य को x मान लेते हैं और तथा दूरी को y मान लेते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो कार्य है पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, यानी कार्य जो है दूरी के समानुपाती है। तो प्रश्नानुसार जो है हम लोग का यह कार्य जो है यह समानुपाती का चिन्ह है। कार्य समानुपाती है किसके? दूरी के। या कार्य को हमने x माना है तो यहाँ x लिख सकते हैं, x समानुपाती हो जाएगा दूरी के, और दूरी को y माना गया है तो यहाँ पर y लिख देंगे। अब आपको पता होगा, नीचे क्लास में ही आपको पढ़ना है, साइंस में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जब यह समानुपाती का चिन्ह हटा करके यहाँ बराबर का चिन्ह दिया जाता है तो यहाँ एक नियतांक लगता है। ठीक है, तो यहाँ जो नियतांक लगता है, नियतांक का मतलब नियत अंक, नियत मतलब कि जो निश्चित हो, बदले नहीं। और यहाँ पर निश्चित क्या है इस प्रश्न में? बल जो है अचर है। ठीक है, अचर का भी मतलब कि जो नहीं बदलता है, तो निश्चित बल है, तो जो नियतांक लगेगा वह बल यहाँ पर लगेगा। अब बल को हम सूचित किससे करते हैं? F से, फोर्स। F का मतलब फोर्स। तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ F लग जाएगा और यह y है तो y। अब यहाँ प्रश्न में जो यह बल दिया है वह कितना दिया? अचर बल कितना दिया है? 5 दिया है, 5 मात्रक। यहाँ अचर बल 5 मात्रक दिया है, तो अचर बल 5 मात्रक दिया है तो यहाँ F के जगह पर हम लोग 5y लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इस फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते थे, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं था। कार्य को x माने हैं तो यहाँ x लिखते,
बल F है और दूरी y है, तो यहाँ y, और बल का मान F का मान 5 है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, तुरंत यह आ जाता है। लेकिन चीजें आपको उतना क्लियर नहीं होता। इस तरह से बनाने से आपको यह बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। तो यह हम लोग का तो समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। प्रश्न कह रहा था कि एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो समीकरण के रूप में तो यहाँ व्यक्त हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या कह रहा है, आगे इसको कह रहा है कि इसका जो है आलेख भी खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए तो हम पिछली क्लास में ही आपको समझाए थे कि सबसे पहले इसका मान सारणी बनाएंगे, ठीक है। इस समीकरण का हम लोग मान सारणी बनाएंगे। समीकरण का मान सारणी बनाने के लिए देखिए, यहाँ y के स्थान पर कुछ रखेंगे। यहाँ y के स्थान पर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ 0 में 5 से गुना होगा तो x का भी मान 0 हो जाएगा। y के स्थान पर यदि 1 रखते हैं, 1 में 5 से गुना होगा तो x का मान 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मान सारणी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी मान सारणी को देख करके हम लोग आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। या ग्राफ खींचने के लिए हमें एक एक्स अक्ष चाहिए और एक वाई अक्ष चाहिए। इसको ग्राफ खींचने के लिए यह हम लोग का मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के दाहिने प्लस होता है और बाएं माइनस होता है। ऊपर भी आपका प्लस और नीचे वाई माइनस में, ठीक है। इधर हम अपना लिख देते हैं एक, दूरी एकदम बराबर लेंगे हम लोग। यह हम लोग को ग्राफ के कॉपी में बनाना होता है। ग्राफ के कॉपी में बनाने से क्या होता है कि मान जो होता है सही मिलता है, ठीक है। मान सही मिलने का कारण होता है ग्राफ में यह एकदम दूरी बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग एक अनुमान से दूरी ले रहे हैं, ठीक है। तरीका हम लोग समझेंगे कैसे बनाना है, इसको ग्राफ में हम लोग बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। यहाँ बाएं तरफ माइनस में हो गया, इसके ऊपर प्लस मान होता है तो प्लस लिख देंगे 1। नीचे आपका माइनस, तो माइनस लिख देंगे। अब इस बिंदु को अंकित करेंगे। जब x का मान 0 है तो y का भी मान 0। एक तो बिंदु यहीं पर हो जाएगा, 0 0 मूल बिंदु का नियामक होता है। और एक है जब x का मान 5 है तो y का मान 1 है। तो x अक्ष पर 5 कहाँ पर है, x अक्ष पर 5 यहाँ पर है और y अक्ष पर 1 कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो यहाँ हम लोग बिंदु को अंकित कर देंगे। एक अक्ष पर 5 के सामने और y अक्ष पर 1 के सामने, और इसको हम लोग मिला लेंगे। इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे। यह हम लोग का ग्राफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सीधा ले जाएंगे। यहाँ पांच और 1 के सामने, तो यह जो बिंदु है हम लोग का, यह x का मान 5 है और y का मान 1 है, ठीक है। अब यह तो ग्राफ हम लोगों ने खींच लिया। अब प्रश्न हमारा फिर इसके आगे कह रहा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी द्विमात्रक है, तब हमें जो है आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। और यदि दूरी 0 मात्रक हो, फिर उस स्थिति में हमें कार्य ज्ञात करना है। तो 1 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, 1 नंबर प्रश्न है कि जब दूरी द्विमात्रक है, दूरी द्विमात्रक है, तब हमारा कार्य क्या होगा। तो कार्य हम किसको माने हैं,
x को माने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब दूरी, और दूरी किसको माने हैं, y को माने हैं। तो जब दूरी आपका द्विमात्रक है तो कार्य कितना है, तो दो के सामने इस ग्राफ को देखेंगे। इस दो के सामने हम यहां ले जाएंगे, तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। यहां पर काट रहा है और इसको भी आगे बढ़ा देंगे क्योंकि उधर जरूरत है। तो यह 6, 7, 8, ठीक है, 8, 9 और यह 10। लगभग यह 10 के सामने हम लोग का मिल रहा है। यहाँ पर जो है x का मान 10 और y का मान 2। यानी जब दूरी जो है द्विमात्रक है, ठीक है, दूरी जब द्विमात्रक है तब x का मान, x हमारा किया हुआ कार्य है, कार्य को हमने x माना है, किया हुआ कार्य कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ के अनुसार कार्य कितना हो गया, 10 मात्रक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब एक दूसरा हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है कि जब दूरी 0 मात्रक है, वो जब दूरी 0 मात्रक हो तब हमें जो है ग्राफ के अनुसार कार्य कितना होगा। ग्राफ के अनुसार यह कार्य क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, दूरी जब 0 है यहाँ तो कार्य भी क्या है, 0 है, x का भी मान 0 है और y का भी मान यहाँ 0 है, तो कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ की सहायता से इन दोनों क्वेश्चन को भी हल कर लिए और फर्स्ट में जो कह रहा था उसको भी यहाँ हम लोगों ने बना लिया है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीका से आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसके बाद जो है हम लोग आगे का क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया का अंशदान दिया। तो यह जो कथन है हम लोग का, इस कथन का एक रैखिक समीकरण लिखना है जो इन आंकड़ों को, जो कथन में दिया गया जो आंकड़ा है उस आंकड़ा को संतुष्ट करती हो। उसके बाद इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपका संकेत भी दे दिया है प्रश्न कि जो यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपया जो दान दिया है उसमें यामिनी का हिस्सा भी कुछ होगा, फातिमा का भी कुछ हिस्सा होगा। तो हिस्सा कितना कितना होगा, यहाँ 2 राशि है, फातिमा द्वारा किया गया दान और दूसरा राशि यामिनी द्वारा किया गया दान। तो एक राशि को हम x मानेंगे और दूसरी राशि को y मानते हैं, पिछला क्लास में हमने आपको बताया है। लेकिन यहाँ आपको संकेत भी दे दिया है कि आप एक का जो है अंशदान को x मानिए और दूसरे को y मान सकते हैं। अगर नहीं भी दिया रहता, संकेत नहीं भी दिया रहता तो हम लोग बना सकते थे। यहां पर हम लोग सॉल्व करने के लिए मान लेंगे, माना कि यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान x रुपया तथा फातिमा
द्वारा दिया गया अंशदान जो है y रुपया। ये हम लोग मान लिए दो राशि को x और y। प्रश्न कह रहा है कि दोनों ने जो है मिल करके कितना दिया है 100 रुपया, और अकेले अकेले x और y, तो मिल करके 100 दिया है, तो प्रश्न से हमारा x प्लस y क्या हो गया 100 हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग समीकरण ज्ञात कर लिए। अब इसी समीकरण का हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। तो पिछला क्लास में हम समीकरण का आलेख कैसे खींचेंगे यह हम आपको सिखा चुके हैं। तो इसका आलेख खींचने के लिए आप जो है खुद से कीजिएगा यह आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं 8 नंबर। इसको पुश करके आप इस वीडियो को पुश करके इसको उतार लीजिएगा। तो इस चैप्टर का यह अंतिम क्वेश्चन है 8 नंबर। समझेंगे यह प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। और यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यही वो समीकरण है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदला जाएगा उसके लिए यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यह सेल्सियस को जो है x अक्ष पर दिखाना है, x अक्ष पर, और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो देखिए क्या करेंगे आलेख खींचने के लिए। तो आपको हम बताया है कि सबसे पहले समीकरण का मान सारणी निकालेंगे। तो समीकरण का मान सारणी इसका निकालिए। देखिए यहां पर हम हल कर रहे हैं, ठीक है, हल। समीकरण का मान सारणी, समीकरण का मान सारणी निकालने के लिए इस तरह से हम लोग खींचेंगे। और यहाँ x और y की जगह f और c है। x अक्ष को सेल्सियस मानना है, यानी यहाँ पर c लिखेंगे ऊपर, और y और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर, और यहाँ y के जगह पर फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यहाँ हम लोग को सोचना है, आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए हैं कि आलेख खींचने के लिए छोटा मान मिले, बाटा में न मिले, इसका ध्यान रखना होता है। तो यहां आप सोचिए कि c के जगह पर हम क्या रखें कि f का जो मान हो बाटा में न मिले, दशमलव में न मिले। तो सीधा सीधा यह दिखाई दे रहा है कि अगर c के स्थान पर हम 0 रख दें तो 0 में 9/5 से गुना करेंगे तो यह टोटल 0 हो जाएगा, और 0 में 32 जोड़ेंगे तो यह 32, f का मान 32 हो जाएगा। यानी c के स्थान पर अगर 0 रख दें और f के स्थान पर, c के स्थान पर 0 रखने से इसमें 0 से गुना होगा, 9/5 में तो 0 हो गया, 0 में 32 जोड़ेंगे तो 32 हो गया f का मान। फिर एक और मान चाहिए आपको, तो सोचिए कि c के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि f का मान आपको बाटा में न मिले। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि c के स्थान पर जो है सोचना है कि क्या रखा जाए। c के स्थान पर क्या रखा जाए कि f का बराबर आए। तो c के स्थान पर एक ऐसा मान मानेंगे हम कि 5 से वह कट जाए, 5 से कट जाएगा तो बाटा में नहीं मिलेगा। तो सोचिए अगर c के स्थान पर अगर हम 40 रख दें, 9/5 गुना c के जगह हम 40 रख दें, तो 5 से 40 तो कट जाएगा, 5 से 40 कट गया 8 बार में,
8 9 72, 72 में 32 जोड़ेंगे, बहुत बड़ा मान हो जाएगा। अब यार ध्यान दीजिए, अगर यहाँ -40 रखे तो अगर -40 रखें तो 9 में इस -8 से गुना होगा तो -72 अब +32, तो इस -72 में से 32 घटाएंगे तो ये भी -40 होगा। यानी कि अगर हम c के स्थान पर -40 रखें तो f का मान भी क्या आ गया, -72 में से 32 घटाएंगे तो ये भी -40 हो गया। अब देखिए जो हमारा मान मिला है सब 8 का गुणज है, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 का गुणज है, तो इसीलिए हम ग्राफ और एक इकाई 8 8 का लिए हैं, 8 16, ठीक है, -8 -16 -24 -32 -48 इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा दो बिंदु मिल गया, एक बिंदु C का मान 0 और F का मान 32, इसको अंकित करेंगे हम। तो C का मान 0 यहाँ पर है और F का मान 32 यहाँ पर है, तो 0 और 32 के सामने हमारा बिंदु यहाँ पर हो गया 0 और 32। फिर एक दूसरा मान है C का मान -40 और F का भी मान -40। तो देखिए C वाला मान यह है, -40 यहाँ पर है, और C का मान -40, F का मान -40, फ़ारेनहाइट हाई है, तो -40 फ़ारेनहाइट पर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। इसके सामने और इसके सामने हम बिंदु को अंकित करेंगे, लगभग यहाँ पर होगा, यह हो गया -40 और -40। अब यह जो बिंदु मिला और यहाँ पर एक बिंदु मिला है, इन दोनों को हमें मिला देना है, ठीक है, यह दोनों को मिला देंगे हम लोग। आप लोग फीट की सहायता से मिलाएंगे ताकि सीधा हो। ये दोनों हम लोगों ने मिला दिया, यह हम लोग ग्राफ खींच लिए। एक नंबर जो प्रश्न कह रहा था कि समीकरण का आलेख खींचिए, तो आलेख तो खींचा गया। फिर अब यह हम लोग का 2 नंबर प्रश्न बनाएंगे, तो आलेख को आप लोग जो है वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं। यहाँ हम इसको मिटा रहे हैं, 1 नंबर प्रश्न तो बन गया, तो 1 नंबर को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर को हम मिटाते हैं क्योंकि 1 नंबर को हमने हल कर दिया। अब जो है यह मान सारणी को भी मिटा देते हैं, ग्राफ पूरा खींचा गया है। आप लोग वीडियो को पुश करके उसको अच्छा से उतार लीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर हम लोग का बन गया। 2 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है। यदि जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में हमारा मान दिया है, तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। तो यहाँ ग्राफ में भी आप इस तरह से इसको बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन एक ऐसे ही मैथमेटिकली भी हम लोग बना सकते हैं कि तापमान कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में दिया है, इसका मतलब कि C का मान 30 डिग्री दिया है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो हमें F का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व जो है 2 नंबर हम लोग करेंगे कि चूंकि C का मान कितना है 30 डिग्री है, यह दिया है, यह हम लोग का दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमें F का मान बताना है। तो F का मान बताने के लिए C के मान को समीकरण में रखेंगे, C का मान समीकरण में रखने पर C के मान को इस समीकरण में रख दीजिए, तो F का मान निकल जाएगा, F बराबर 9/5। कोष्ट का मतलब गुना होता है, तो हम यहाँ गुना दे सकते हैं, और C का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ C के स्थान पर 30 डिग्री प्लस 32 है तो 32, 5 से यह 30 कट गया 6 बार में, अब 9 में 6 से गुना होगा 54 प्लस 32, 54 में 32 जोड़ेंगे तो यह 86, यानी जबकि सेल्सियस का मान जो है 30 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट का तापमान कितना हो जाएगा 86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार 3 नंबर प्रश्न है कि यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है, यानी F का मान 95 दिया है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो C का मान ज्ञात करना है।
तो f का मान 95 दिया है तो यहाँ f के जगह पर 95 रख देंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं, या 2 नंबर प्रश्न को आप उतार सकते हैं वीडियो को पुश करके। चलिए इसको मिटाते हैं और 3 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है, यानी f का मान कितना है 95 है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, c का मान ज्ञात करना है। तो इस f के मान को हम समीकरण में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। यह समीकरण f का मान 95 है तो f के स्थान पर हम 95 रखेंगे। 9/5 c + 32। अब f का मान हमने रख दिया, अब c का मान ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए हुए हैं कि जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको अकेले रखा जाता है। तो c का मान ज्ञात करना है, c को अकेले रखेंगे, बाकी को इधर भेजेंगे। तो पहले c वाला पद को हम इधर अकेले रखेंगे। यह 9/5 c है, c वाला पद को इधर रखेंगे, 32 को इधर लाएंगे। 32 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब 95 में से 32 घटा लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6। अब 5 इधर बाटा में है, अब c को अकेले रखना है तो 5 और 9 को इधर भेजेंगे। तो 5 बाटा में है, इधर आएगा तो गुना में, और 9 ऊपर गुना में है, इधर आएगा तो नीचे बाटा में, इधर बच गया c। अब 9 से 63 कट गया 7 बार में, 7 में 5 से गुना करेंगे 35, इसलिए c का मान क्या हो गया 35। बहुत ही आसान है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो c का मान 0 दिया है तो f का मान पूछ रहा है, तो यहाँ c की जगह 0 रख देंगे, 0 में इससे गुना होता है टोटल 0 हो जाएगा, तो f का मान हो गया 32। यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि c का मान जब 0 है तो f का मान 32 है। यहाँ ग्राफ से भी बता सकते हैं, और जिस तरह से हमने यह बनाया है उस तरह से भी बनाकर आप बता सकते हैं। फिर इसी में 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, इस 4 नंबर प्रश्न में एक और बात कह रहा है, यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट हो, तो फ़ारेनहाइट का मान 0 हो तो c का मान क्या होगा। तो यहाँ फ़ारेनहाइट के जगह पर जिस तरह से इसको बनाया है, फ़ारेनहाइट का मान 0 दिया है तो यहाँ 0 रखेंगे, सबको इधर भेजेंगे और बना लेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यानी सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का मान संख्यात्मक रूप से समान होना चाहिए। क्या ऐसा कोई मान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात तो हम लोग कर ही लिए हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेल्सियस का भी मान -40 है और फ़ारेनहाइट का भी मान -40 है। हमने ग्राफ भी बनाया है, दोनों मान बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ यह संभव है, और वह मान क्या हो जाएगा माइनस, ग्राफ से स्पष्ट है कि वह मान -40 -40 है। यह लैंग्वेज लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह का जो है आपको क्लास आगे भी मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।